आईने के सामने बैठी धृति अपने सुंदर से लंबे काले बालों की चोटी गूंथ रही थी। वो धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कोई प्यार भरा नगमा गुनगुनाए जा रही थी कि पीछे से कोई कमरे में घुसा। वो आहट से ही पहचान सकती थी ये कोई और नहीं, उसके प्यारे पति आकर्ष हैं। आकर्ष ने कमरे में घुसते ही अपने बिस्तर पर रखी हुई धृति की साड़ी उठाकर जमीन पर फेंक दी। आकर्ष, कितनी बार कहा है ये कूड़ा कचरा बिस्तर पर मत रखा करो, समझ में नहीं आता है तुम्हें? धृति, कूड़ा कचरा नहीं है, ये साड़ी है हमारी, वो भी पूरे 3000 की। हमारे घर से चढ़ावे में आई थी, नीचे क्यों फेंक दी? आकर्ष, दोबारा तुम्हारी कोई भी चीज मुझे मेरे बिस्तर पर नहीं दिखनी चाहिए। धृति, और अगर दिख गई तो क्या करेंगे? धृति अपनी मोटी मोटी आंखों की पलकें चमकाती हुई बोली। आकर्ष गुस्से से उबलता हुआ धृति के करीब आया। वो डर के मारे दीवार से चिपक गई। आकर्ष बोला, अगर नजर आई तो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। और ये किस चीज की इतनी गंदी सी स्मेल, बदबू आ रही है? आकर्ष अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोला। सरसों के तेल की। अभी अभी तो हमने चोटी बनाई है, आप कहे तो आपके सर की मालिश कर दें? धृति चाबुक की तरह अपनी चोटी घुमाती हुई बोली। ओह, कोई जरूरत नहीं। गेट लॉस्ट, वो अपनी नाक को हाथ से बंद करते हुए बोला। है का बोले? हिंदी नहीं आती का आपको? धृति आने ठेठ देहाती अंदाज में बोली। मैंने कहा यहां से जाओ, और दोबारा मेरे कमरे में बैठकर ये सरसों का तेल लगाने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो, कहकर उसने बहुत ही बेदर्दी से धृति का हाथ पकड़कर उसे कमरे के बाहर कर दिया। 25 साल का आकर्ष लंदन के कॉलेज से एमबीए करके हाल में ही भारत लौटा था। यहाँ कानपुर में अपने पिता का बिजनेस उसे ही संभालना था। रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रक्षित सिंह राजपूत का बड़ा बेटा था आकर्ष सिंह राजपूत। लंदन में रहकर खूब जिमिंग करके आकर्ष ने एक अच्छी खासी एथलीट बॉडी बना रखी थी। माथे तक आने वाले बाल, गोरा रंग और 6 फुट का कद उसे किसी फिल्मी हीरो जैसा लुक देता था। बदकिस्मती यह रही कि आकर्ष के पिता रक्षित का कानपुर के पास के ही किसी गांव की जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। रक्षित वहां चमड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जबकि गांव के मुखिया किसी भी कीमत पर वो फैक्ट्री वहां नहीं लगने देना चाहते थे। रक्षित ने पैसे देकर भी मुखिया जी को अपने पाले में लाने का प्रयास कर लिया था और विफल हो चुके थे। मुखिया रामकिशोर जी ईमान के बड़े पक्के थे। हालांकि रक्षित के रुतबे और शोहरत से मुखिया जी काफी प्रभावित थे। ईमान कितना भी सच्चा क्यों न हो, उसके बिकने के लिए एक अच्छी कीमत होनी चाहिए। आखिर में रक्षित ने मुखिया जी के साथ एक बड़ा सौदा कर ही लिया। मुखिया जी की इकलौती बिटिया धृति की शादी अपने बड़े बेटे आकर्ष से तय कर दी। अपने बेटे की राय जानने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। आकर्ष ने जब शादी से मना किया तो उन्होंने उसे धमकी दी, अगर वो शादी नहीं करेगा तो बिजनेस के साथ साथ जायदाद से भी वो उसे बेदखल कर देंगे। बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की चाहत रखने वाले आकर्ष को अपने पिता के फैसले के आगे हार माननी पड़ी और धृति ने राजपूत खानदान की बड़ी बहू बनकर घर में प्रवेश किया। धृति चतुर्वेदी 20 साल की, गांव की घोर गंवार लड़की, देखने में एकदम गुलबहार के फूल जैसी उजली खिलंदड़ स्वभाव की। उम्र का बचकानापन तो जैसे गया ही नहीं, जैसे तैसे उसे बीए पास करवा दिया गया जुगाड़ करके। वैसे भी धृति जैसी लड़की को बीए से अधिक कुछ कराना मुखिया जी को पैसे की बर्बादी ही समझ आता था। काहे कि पढ़ने लिखने से ज्यादा रुचि उसकी किताब के पन्नों का एरोप्लेन और नाव बनाने में होती थी। मुखिया जी ने ऊंचे घराने में फटाफट ब्याह के अपनी इकलौती जिम्मेदारी से भी मुक्ति पाली। दान दहेज में रक्षित जी को फैक्ट्री के लिए जमीन तो मिली ही, साथ ही उनकी फूड मिल्स के लिए हर साल कच्चे माल की सप्लाई मुखिया जी के खेतों से होने लगी।
बिरादरी वाले राजी नहीं थे बाहमन की बिटिया ठाकुरों में क्यों ब्याही जाए। बाहमनों में अच्छे लड़कों का अकाल था क्या। लेकिन मुखिया जी को केवल रक्षित राजपूत की शानोशौकत में पल रही अपनी लाडली नजर आ रही थी। धृति भी अधिकतर गांव की लड़कियों की तरह गृहकला में बेहद निपुण थी, चाहे रसोई हो या सफाई या घर की साज सज्जा। धृति के होते हुए मुखिया जी का आंगन हमेशा गाय के गोबर से लीपा पुता चमचमाता नजर आता था। खाने में कढ़ी पकौड़ी से लेकर दही बड़े तक शायद ही ऐसा कोई पकवान हो जो वो न बना पाती हो। लेकिन धृति की किस्मत में गाय के गोबर से लीपा हुआ आंगन नहीं, बल्कि ग्रेनाइट और संगमरमर से चमचमाते हुए फर्श लिखे थे। उसे कितने भी पकवान क्यों न बनाने आते हों, लेकिन उसे गांव की ग्वार और जाहिल समझकर रसोई में घुसने भी नहीं दिया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ससुराल में उसका शोषण किया जाता था, लेकिन उसकी हरकतों से सब परेशान हो चुके थे। एक दिन धृति रसोई में खाना बनाने गई तो गर्म माइक्रोवेव में बिना ग्लव्स पहने सीधा अपना हाथ डाल दिया और जल गई। उससे भी बुरा हुआ जब उसने वैक्यूम क्लीनर से अपना कमरा साफ करने की कोशिश की और अपनी साड़ी ही वैक्यूम क्लीनर में फंसा ली। शुक्र था कि आकर्ष के अलावा कमरे में कोई नहीं था, लेकिन प्यार से उसे समझाने और वैक्यूम क्लीनर चलाना सिखाने के बजाय आकर्ष उस पर भड़क गया और उसे कमरे से निकाल दिया। तब से तो सबने तौबा ही कर ली और सारा काम नौकरों को ही करने दिया गया। धृति की मासूमियत इतनी हद तक थी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ये उसके लिए केवल टीवी सीरियल और फिल्मों के ज्ञान तक ही सीमित था। आकर्ष के आसपास होने से उसे गुदगुदी महसूस होती थी। वो चाहती थी आकर्ष उसके साथ वैसे ही शरारतें करे जैसी फिल्मों में हीरो हीरोइन के साथ करते हैं, लेकिन आकर्ष को वो अपने आसपास फूटी आंख न सुहाती थी। जब आकर्ष कमरे में नहीं होता तो वो उसकी शर्ट की बाहों को अपनी कमर में लपेट लेती और झूम जाती। आकर्ष उसकी कितनी भी बेइज्जती कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। कान भी था आकर्ष के अलावा घर में सभी की चहेती थी वो, चाहे उसकी सास हो या ससुर। सबकी जबान पर पूरे दिन एक ही नाम होता था, धृति का। धृति और आकर्ष की शादी के पीछे भले ही कुछ कूटनीतिक कारण रहे हों, लेकिन रक्षित और उनकी पत्नी शोभा को धृति पहली ही नजर में भा गई थी। इन सबसे ज्यादा प्यारी थी उसे अपनी दादिया सास यानी आकर्ष की दादी। जल्दी ही 80 पार करने वाली चलने फिरने से लाचार दादी की सेवा के लिए 3 नौकर लगाए गए थे। उनका अलग कमरा था। धृति ने सारे नौकरों को हटाकर उनका सारा काम अपने हाथों हाथ ले लिया था। वैसे भी घर का कोई काम उसे करना नहीं होता था, इसलिए पूरे दिन वो दादी जी के आगे पीछे लगी रहती। कभी सरसों के तेल से उनके जर्जर हाथ पैरों की मालिश करती, कभी उनके बचे खुचे सफेद बालों की चोटी में रिबन गूंथती, कभी गर्म पानी करके उन्हें अपने हाथों से मल मल कर नहलाती। उनके नाश्ते और खाने के टाइम उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। दादी अपनी पतोहों पर वारी जाती। कहते हैं अपनापन इंसान की हर बीमारी दूर कर देता है। कहाँ तो दादी माँ खुद करवट भी नहीं ले पाती थी और कहाँ अब खुद बिना सहारे के पलंग पर उठकर बैठ जाती थी। धृति दादी की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी और दादी भी जी भरकर आशीष देती जाती थी। खूब नान नान लइका बिटिया खेले तुहरी गोदी में, तोहार सुहाग बना रहे बिटिया। उन्हें क्या पता लइका बिटिया होने की तो नौबत ही नहीं आने देता था उनका पोता। घर में उसे अपने देवर के रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया था, अर्नब सिंह राजपूत, रक्षित का छोटा बेटा और आकर्ष का छोटा भाई। अर्नब धृति का हमउम्र था, इसीलिए दोनों में खूब छनती थी। वो धृति को भाभी कहने की बजाय नाम से ही बुलाता था। घर में इस बात के लिए उसकी खूब डांट पड़ती थी, लेकिन उसके कान पर जूं न रेंगती।
पूरे घर में अगर उसे किसी से डर लगता था तो वो था उसका बड़ा भाई आकर्ष। अर्नब शहर के नामी कॉलेज से बीबीए कर रहा था, जिसमें उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। उसे तो सिंगर बनना था। गाने गाना उसका शौक था, जिसे वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहता था। धृति, इधर आओ मेरे साथ। अर्नब धृति का हाथ पकड़ कर खींचते हुए बोला। अरे रे रे रे, रुको तो। क्या काम है, बोलो। धृति, जो दादी के कमरे में पलंग पर चादर बिछा रही थी, गुस्से में बोली। अरे जल्दी आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अर्नब की आंखों में शरारत थी। धृति अर्नब के साथ जैसे ही बाहर आती है, अर्नब फुर्ती से पहले से घोल कर रखे हुए रंग से धृति को ऊपर से नीचे तक सरोबार कर देता है। अर्नब, हैप्पी होली धृति। अरे वाह, तुम तो गुलाबी चुड़ैल लग रही हो एकदम। धृति, जो गुलाबी रंग से रंगी भूत बनी खड़ी होती है। अच्छा, तुम बच जाओगे क्या? रुको जरा, बताती हूं तुम्हें। यहीं खड़े रहना, तुम्हें भोले बाबा की कसम। कहती हुई धृति रंग की बाल्टी उठाकर अर्नब की तरफ दौड़ी। अर्नब पोर्च की तरफ भागा। धृति ने तेजी से रंग की बाल्टी उठाकर पलट दी। और ये क्या? अर्नब तो साफ साफ बच गया, जबकि पोर्च में ऑफिस जाने के किए तैयार खड़े प्यारे पतिदेव रंग से नहा लिए। धृति को काटो तो खून नहीं। बेचारी आंख मूंद कर ऐसे खड़ी हो गई जैसे शेर की पूंछ पर पैर रखने के बाद कोई नन्हा सा हिरन का बच्चा अपनी मौत के इंतजार में आंखें मूंद लेता है। धृति की तरफ पीठ करके खड़ा आकर्ष किसी से फोन पर बात कर रहा था। इससे पहले कि वो पलटकर धृति को देख पाता, अर्नब ने आकर धृति के हाथों से रंग की बाल्टी छीन ली। अर्नब, वो भैया, बुरा न मानो, होली है। धृति पर बरसने वाले अंगारे अब अर्नब पर तोप के गोलों की तरह गिर रहे थे। धृति ससेटी हुई अपने पति का गुस्सा देखे जा रही थी। आकर्ष धृति का भीगी बिल्ली जैसा चेहरा देखकर ही समझ गया था कि रंग अर्नब ने नहीं बल्कि धृति ने फेंका है, और इसलिए धृति का गुस्सा भी उसने अर्नब पर निकाल दिया और धड़धड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। धृति बेचारी अर्नब को लाचार निगाहों से देख रही थी। शुक्रिया मेरी आफत अपने सर पर लेने के लिए। धृति अपना से मुंह लेकर लिपी पुती अपने कमरे में नहाने चली गई। बाथरूम में आकर्ष था, जो रगड़ रगड़ खुद पर गिरे रंग छूटा रहा था। वो सिर्फ एक तौलिए में बाथरूम से बाहर निकला। सामने जमीन पर धृति बैठी हुई बाथरूम खाली होने का इंतजार कर रही थी। आकर्ष को बिना कपड़ों के देख धृति ने अपनी नजरें झुका ली। आकर्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो वैसा ही सड़ा सा मुंह बनाए अपनी वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। धृति ने चोर निगाहों से आकर्ष को घूरना शुरू किया। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं आप, एकदम सांवरिया फिल्म के रणबीर कपूर जैसे, बस जरा गुस्सा कम किया करिए। वो मुस्कुराते हुए आकर्ष को देखे जा रही थी। उसे अपनी तरफ घूरता देख आकर्ष बोल पड़ा, नहाने क्यों नहीं जाती? एक तो वैसे ही सारा फ्लोर गंदा कर दिया है तुमने, नहाकर इसे तुरंत साफ करो। फिर उसे तुरंत कुछ याद आ गया और धृति से बोला, रहने दो देवी जी, तुम मत साफ करना, मैं किसी नौकर को बोल दूंगा। धृति चुपचाप उठकर नहाने चली गई। आज होली थी। धृति ने अपनी सासू माँ की मान मनोवल करके गुजिया बनाने की परमिशन ले ली, लेकिन साथ में शर्त थी कि वो सब कुछ सिर्फ नौकरों की देखरेख में ही करेगी। धृति खुशी से उछल पड़ी। उसकी अपने ससुराल में पहली होली थी। धृति के मायके से भर भर के शगुन भेजा गया था। ढेर सारी गुजिया, मिठाइयाँ, गाय के दूध का बना शुद्ध खोया, देसी घी, सूखे मेवे और तमाम सामान था। घर के हर इंसान के लिए